जो आज का हमारा टॉपिक है वो उत्पादक की बचत पर हम बात करने जा रहे हैं कि एक उत्पादक की बचत क्या होती है। तो जो थ्योरेटिकल आपका कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कि उस प्राइस की अपेक्षा जो उसको एक्चुअल में पेड करना पड़ता है या प्रोडक्ट के माध्यम से देना पड़ता है, जो डिफरेंट इसके बीच का जनरेट होता है, वो आपका प्रोड्यूसर सरप्लस कहलाता है। ठीक है। तो एक उत्पादक क्या होता है, देखिए मार्केट मैकेनिज्म क्या करता है। मार्केट मैकेनिज्म आपके मार्केट मैकेनिज्म आपके प्राइस को निर्धारित कर देता है। ठीक है। मार्केट मैकेनिज्म जब आपके प्राइस को निर्धारित कर देता है तो मार्केट मैकेनिज्म क्या करता है कि डिमांड लाइन और सप्लाई लाइन जहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, उस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम प्राइस को निर्धारित कर देती है। और ये आपका जो पॉइंट बन जाता है, ये पॉइंट आपका क्या हो जाता है, इक्विलिब्रियम प्राइस को दे देता है। इक्विलिब्रियम प्राइस पॉइंट हमको फाइंड आउट हो जाता है। अब यहां पर देखिए कि जो प्रोड्यूसर सरप्लस है, ठीक है, जो उत्पादक की बचत है, वो ऑलवेज सप्लाई फंक्शन से कैलकुलेट आपको करना है। ठीक है, मतलब अब आपको समझ में आ गया होगा कि अच्छा सर हमको सप्लाई फंक्शन के साथ काम करना है, मतलब सप्लाई फंक्शन के साथ अब आप इसको इंटीग्रेशन करेंगे। लेकिन अगर मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में कभी कभी एवरेज कॉस्ट कर्व दिया रहे तो समझ जाना अच्छा हमको एवरेज कॉस्ट कर्व को सर ने बताया था कि दैट इज द सप्लाई फंक्शन। अगर आपके पास टोटल कॉस्ट फंक्शन दिया तो आप उसको कन्वर्ट कर लीजिएगा एवरेज कॉस्ट फंक्शन में, और उसके आधार पर आप सब प्रोड्यूसर सरप्लस कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है। अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कॉन्सेप्ट ये कहता है कि एक प्रोड्यूसर क्या करता है कि ओपी प्राइस पा रहा है, ठीक है, कंज्यूमर से, ठीक है, या मार्केट से, और उसके बदले में वो केवल ओ टी के बराबर क्या करता है, प्रोडक्ट देता है। तो यानी जो हम एक्चुअल में पा रहे हैं ओपी प्राइस और देना पड़ रहा, भुगतान करना पड़ रहा ओटी, तो ये जो डिफरेंस जनरेट होता है ये प्रोड्यूसर सरप्लस कहलाएगा। तो इस प्रकार हमारे पास एक ट्रायंगल जनरेट हो जाता है। तो ये ट्रायंगल हमारे पास क्या कहलाएगा, पीईटी। दिस ट्रायंगल इज कॉल्ड, इसे हम क्या कहेंगे, प्रोड्यूसर सरप्लस ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो इसके अंतर्गत आज जो हम लोग मैथमेटिकल का इकोनॉमिक्स पे बात करने जा रहे हैं, बहुत केयरफुली इसको आज को आपको स्टडी करना पड़ेगा, और एक ग्राफ ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें। अगर आपको ग्राफ समझ में आ गया तो आप कहीं फंसने वाले नहीं हो। तो चलिए एक बार मैं इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से एक इस चीज को, कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर करना चाहूंगा। एक मिनट, जस्ट वेट। या ठीक है, सभी लोग हैं शायद, ओके, ठीक है। तो हम लोग प्रोड्यूसर एक प्रोड्यूसर सरप्लस पे कैलकुलेट करना चाहते हैं, बात करना चाह रहे हैं। तो प्रोड्यूसर सरप्लस को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपके दिमाग में ये ग्राफ होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी बच्चे को ये ग्राफ आ रहा है तो वो क्यों आखिर मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में ऐसा चेंजेस होंगे, इक्वेशन चेंज होंगे, वो बात पता चल जाएगी। याद रखना, कंज्यूमर सरप्लस निकालने के लिए आपको सदैव डिमांड कर्व के साथ जाना होगा, और डिमांड कर्व को ही हम लोग प्राइस कर्व कहते हैं। क्या कहेंगे, मूल्य वक्र। ठीक है। तो ये डिमांड कर्व है। कंज्यूमर सरप्लस के लिए जो हम इंटीग्रेशन का काम करते हैं वो प्राइस फंक्शन के साथ काम करते हैं या डिमांड फंक्शन के साथ हम काम करते हैं, और वहीं पर जो सप्लाई फंक्शंस होता है ये प्रोड्यूसर सरप्लस को कैलकुलेट करता है। तो ये सप्लाई फंक्शन के नाम से जाना जाता है या एवरेज कॉस्ट फंक्शन के नाम से जाना जाता है। तो जब हम इक्विलिब्रियम प्राइस की बात करते हैं तो देखिए ये आपके पास इक्विलिब्रियम प्राइस है, क्योंकि यहां पर ई पॉइंट पर डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर हो जाते हैं। तो इक्विलिब्रियम प्राइस जो होगा एज अ मनी टर्म, देखो जो आपका ओ वाई एक्सिस है, ये आपके कंज्यूमर सरप्लस को अगर मैं कहूं तो ये मनी टर्म में बात कर रहा है, लेकिन ओ एक्स जो आपका टर्मोलॉजी है वो कमोडिटी के टर्म में बात कर रहा है। तो इस प्रकार से इक्विलिब्रियम पॉइंट पर एक उत्पादक OX मात्रा में वस्तुएं OP प्राइस पर बेच रहा है। ठीक है। तो देखो
उस उत्पादक को कितना मिल बहुत ज्यादा रहा है। आप देख रहे हो कि एक रेक्टेंगल है कि प्रोड्यूसर सरप्लस जब भी आप कैलकुलेट करोगे तो सबसे पहले, जैसे कंज्यूमर सरप्लस के अंतर्गत आपने देखा होगा कि जो टोटल आपके पास एक्सपेंडिचर था या टोटल वहां पर आपने देखा होगा वो प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर किया जाता था इंटीग्रेशन के बाद। लेकिन प्रोड्यूसर सरप्लस निकालने के लिए, क्योंकि यह रेक्टेंगल का एक बहुत बड़ा पार्ट है, तो आप देख सकते हो कि यहां पर तो आप एक काम करिएगा, OP इंटू OX, यानी जो प्रोड्यूसर का इनकम जनरेटिंग पार्ट है उसको सबसे पहले आप ले लोगे माइनस। माइनस करने के बाद इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन करने के बाद अब आप देख सकते हो कि ये जो सप्लाई कर्व आपका है, इस सप्लाई कर्व का इंटीग्रेशन आप करोगे। ठीक है, तो ये सप्लाई जो कर्व होगा इसका आप इंटीग्रेशन करोगे, एक्स के रेस्पेक्ट में रहेगा, और इसकी लोअर लिमिट क्या हो जाएगी, यही जीरो रहेगी, और एक्स की एक लिमिट रहेगी जो आपके पास यहां पर रहेगी, तो एक्स की लिमिट यहां पे आप रख देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप dx के सापेक्ष प्रोड्यूसर सरप्लस को कैलकुलेट करने के लिए इस फार्मूले का प्रयोग आप करोगे। अब आपको यह क्लियर होना चाहिए, कारण क्या होता है कि जो टोटल रिसीविंग है, यानी जो टोटल इनकम ऑफ द प्रोड्यूसर है, ये रेक्टेंगल बड़ा है, जबकि उसको जो एक्चुअल में भुगतान करना पड़ रहा है वो कितना भुगतान करना पड़ रहा है, वो OTE एक्स भुगतान करना पड़ रहा है, यानी जो मार्केट में देना पड़ रहा है, लेकिन उसको पैसा जो रिसीव कर रहा है वो OPE के बराबर रिसीव कर रहा है। इस प्रकार जो आपका शेडेड एरिया आप देख सकते हो, ये जो शेडेड एरिया है, क्या शेडेड एरिया है, ट्रायंगल आपका PTE, ये प्रोड्यूसर सरप्लस का पार्ट है, तो ये प्रोड्यूसर सरप्लस को दिखाता है। ठीक है, तो अब आपको कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर होगा कि कंज्यूमर सरप्लस के अंतर्गत आपने क्या कहा था कि सर सबसे पहले हम इंटीग्रेशन करते थे, जीरो नीचे रखते थे, एक्स की अपर लिमिट को ऊपर रख लेते थे। ठीक है, फिर हम क्या करते थे, जो आपका डिमांड फंक्शन रहता था, इस डिमांड फंक्शन को इंटीग्रेशन करते थे एक्स के रेस्पेक्ट में, और माइनस कर देते थे टोटल एक्सपेंडिचर, और टोटल एक्सपेंडिचर वहां पर OP इंटू OX होता था। ठीक है, तो ये कंज्यूमर सरप्लस का आपका फार्मूला बन गया था जो मैंने आपके साथ कल डिस्कशन किया था। लेकिन प्रोड्यूसर सरप्लस के अंतर्गत ये जो पार्ट है, कौन सा पार्ट है, टोटल इनकम का, ये यहां पर पहले आ जाएगा। ठीक है, और जो आपका इंटीग्रेशन वाला पार्ट होगा वो आपका सप्लाई फंक्शन के साथ नेक्स्ट हो जाएगा। तो ये चीजें अगर आप केयरफुली ध्यान दे लिए होंगे तो निश्चित रूप से आप कंज्यूमर और प्रोड्यूसर सरप्लस में आप सारे प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर सकोगे, और इस तरह की अब कोई समस्या आपको नहीं आएगी। तो चलिए हम आपके साथ एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, एक क्वेश्चन आपके साथ सॉल्व कर लेते हैं, और देख लेते हैं कि क्या कोई ऐसा कोई इशू तो आपके साथ नहीं आ रहा है, और फिर आप फ्री हो आराम से इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, तो कोई फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। सिंपल इंटीग्रेशन शायद सभी को आता होगा। सिंपल इंटीग्रेशन के अंतर्गत मैंने बताया था कि पावर में एक जुड़ जाता है, और वही पावर जो जिसमें एक आपका ऐड हुआ है वो नीचे आकर के डिवाइड हो जाता है। तो सिंपल इंटीग्रेशन सभी को आना इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना सिंपल इंटीग्रेशन के आप नहीं कर सकते हो। तो वो बहुत डिफ़िकल्ट टास्क नहीं था, और मैंने आपके साथ शेयर भी किया था और आपको समझ में भी आया होगा। तो नाउ वी आर गोइंग, हम लोग चलते हैं और ये प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। हमारे पास है एक कंज्यूमर का, हाँ एक काम करते हैं, कोई क्वेश्चन प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का सिंपल सा लेते हैं, प्रोड्यूसर सरप्लस का कोई सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। ये देखो, एक बाजार है, ठीक है, एक मार्केट है। आप लोग भी केयरफुली पेन कॉपी उठा लेना और आप हमको आगे आगे बताते जाना, ठीक है। जिसमें डिमांड फंक्शन PD इक्वल टू डिमांड फंक्शन 20 माइनस 5x है, दिस इज द गिवन। एंड सप्लाई फंक्शन आपका है PS इक्वल टू
4x प्लस 8। ठीक है, अब आपको इक्विलिब्रियम प्राइस पर, इक्विलिब्रियम प्राइस पर, संतुलित मूल्य पर, ठीक है, मूल्य और मात्रा पे, संतुलित मूल्य और मात्रा पे कंज्यूमर सरप्लस भी निकालना है और प्रोड्यूसर सरप्लस भी निकालना है। ठीक है, दोनों सरप्लस निकालना है। तो इस तरह के केस में सबसे पहले आप इक्विलिब्रियम प्राइस निकालिए। तो हम जानते हैं कि डिमांड इक्वल टू सप्लाई होता है, और जब डिमांड इक्वल टू सप्लाई होता है तो 20 माइनस 5x इक्वल टू 4x प्लस 8, आपके पास हो जाएगा 5x माइनस 4x इक्वल टू 8 माइनस 20, तो आपके पास हो जाएगा 9x इक्वल टू माइनस 12। अब आपके पास माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक, माइनस माइनस कैंसिल, तो x इक्वल टू 12/9, यानी 3 चौक 12, 3 त्रिका 9, यानी आपका हो जाएगा 1.33। तो ये आपके पास क्या हो जाती है, मात्रा निकल करके आती है कि 1 आपके पास 33 हो जाता है। ठीक है, अब इसको रख दीजिए, चाहे डिमांड में आप पुट कर दीजिए चाहे सप्लाई में। सपोज दैट मैंने डिमांड में कर दिया तो P इक्वल टू 20 माइनस 5x हो जाता है। x का मान मैंने पुट कर दिया तो 1.33 हो जाएगा। ठीक है, तो जब पुट करते हैं तो आपके पास हो जाएगा 20 माइनस 5 गुणे 1.33। अब इसको आप एक काम करिए, मल्टीप्लाई करके माइनस करिए, तो अब आपके पास P का जो मान आपका जनरेट होकर के आएगा वो कितना आ जाएगा, P का आपका 5, दो ही अंक तक ले लेना, 3 करके 5, 15, अब 16, 5 एक 5 एक 6 माइनस 20, 20 में से 6.65 माइनस कर दो तो आपका 13.35। हाँ 13.35, 35। हाँ 35, ये प्राइस आ गया। अब देखो, ये आपके पास प्राइस मिल गया, ये आपके पास क्वांटिटी मिल गई। ठीक है, ये दो इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होगा। अब हम बात करते हैं कंज्यूमर सरप्लस की। तो जब कंज्यूमर सरप्लस की बात करते हैं तो हमने बताया था कि इंटीग्रेशन आपका 0 और x की जो वैल्यू होगी 1.33 ऊपर रख दी जाएगी। इंटीग्रेशन अब आपके पास क्या है, आपका डिमांड फंक्शन आएगा। डिमांड फंक्शन में 20 माइनस 5x, अब इसका इंटीग्रेशन हमको करना है किसके सापेक्ष, dx के सापेक्ष करना है, माइनस आपके पास p इंटू एक्स कर देना है। तो अब आपके पास हो जाएगा 1.33 अपॉन 0, और इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे, तो जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन करने के बाद ये हो जाएगा 20x माइनस 5x की पावर 2 अपॉन 2। ठीक है, ये इंटीग्रेशन बहुत, अगर आपको इंटीग्रेशन में कंफ्यूजन हो तुरंत इसका डिफरेंशिएशन कर दिया करो। डिफरेंशिएशन करने पे अगर सेम ऊपर आ रहा है तो समझ जाना कि यू आर राइट। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, बिग ब्रैकेट में बंद करते हैं, नीचे 0 ऊपर 1.33 लिखते हैं, माइनस पी एक्स, पी आपका मान है 13.35 गुणे एक्स का मान है 1.33। अब हमारे पास क्या हो जाता है, इसमें जब वैल्यू हम 1.33 की रखते हैं तो क्या आएगी वैल्यू, कोई बता सकता मुझे, ये जो वैल्यू हम रखेंगे इसके अंतर्गत, ब्रैकेट के अंतर्गत। सर 22.18। 22.18 माइनस इधर का मल्टीप्लाई कर दो। सर ये पूरा है। अच्छा पूरा, इसका यस इसकी सर, यस वैल्यू बताओ आप पहले। सर, सही है सर। सर 22.18। 18, और इधर का ये मल्टीप्लाई करके बताओ हमें कितना हुआ, 17.7। कितना 17.7, 7। 17.75। अब इसको माइनस कर दो तो ये कंज्यूमर सरप्लस निकल आएगा। ठीक है, कंज्यूमर सरप्लस कितना आया,
सर 4.43। 4.43 ये कंज्यूमर सरप्लस हो गया। अब आज हमारा जो टॉपिक चल रहा उसको तो हमने अभी निकाला ही नहीं, तो चलिए अब हम निकालते हैं प्रोड्यूसर सरप्लस। तो प्रोड्यूसर का जो सरप्लस है उसको हम कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला पे फिट करते हैं प्रोड्यूसर सरप्लस पे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टोटल इनकम रिसीव जो कर रहा है, तो P इंटू एक्स माइनस इंटीग्रेशन 0 एंड 1.33। अब आप इंटीग्रेशन के बाद सप्लाई फंक्शन रखेंगे, तो सप्लाई फंक्शन आपके पास है 4x प्लस 8, ठीक है, और इसको हमको dx के सापेक्ष इंटीग्रेशन करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पी एक्स इक्वल टू ये आपका वही वैल्यू होगी जो ये वैल्यू आपकी थी 17.75 माइनस यहाँ पर आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 4x² अपॉन 2 प्लस अब आपका यहाँ पर हो जाएगा 8x और लोअर लिमिट 0 और ऊपर आपका हो जाएगा 1.33। अब यहाँ पर आप बताइए मुझे कि पी एस इक्वल टू 17.75 माइनस ये ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करके 1.3 की वैल्यू रखकर 33 की वैल्यू रखकर बताइए कितना आया था। सर 3.53। 3.53 3.53 प्लस 10.64। नहीं समझ में आया। मैं नहीं इसके ये टोटल इस ब्रैकेट को सॉल्व करके मुझे बताइए कितना हुआ। सर 14.17। 14.17। अब इसको आप माइनस कर दो, तो जब माइनस कर दोगे तो प्रोड्यूसर सरप्लस आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर प्रोड्यूसर सरप्लस कितना हो जाएगा, 3 कितना हो रहा है 3.58। 5 नहीं कुछ और, ये आपका वैल्यू आ सर जाएगा 53। ओके, तो अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि कैसे कंज्यूमर सरप्लस का क्या कॉन्सेप्ट है और प्रोड्यूसर सरप्लस का क्या कॉन्सेप्ट है। सभी को मुझे लगता बहुत डिफिकल्ट चीज नहीं है और एग्जाम में बहुत अच्छे से करना, ये क्वेश्चन श्योर आता है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन है मैं आपको दे रहा हूं, थोड़ा देखिएगा, डिफिकल्ट है, बच्चे थोड़ा परेशान होते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई परेशानी थी। कि एक मोनोपोली फर्म है, मोनोपोली फर्म है, ठीक है, कोई बात नहीं, उसका जो डिमांड फंक्शन है वो दिया है, डिमांड फंक्शन आपका P इक्वल टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर गिवेन है और उसकी सीमांत लागत गिवेन है 6 प्लस एक्स। फर्म का टारगेट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन फर्म का टारगेट। तो कह रहे हैं कि बताइए कंज्यूमर सरप्लस क्या होगा और प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होगा, यह प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। कोई बता सकता है कैसे कैलकुलेट करेंगे हम इसको। सबसे पहले देखो इस तरह के क्वेश्चन में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की आप कंडीशन लगा दोगे, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की कंडीशन लगाने से एक्स की वैल्यू आपको फाइंड आउट हो जाएगी। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की कंडीशन क्या होती है कि एम आर इक्वल टू एम सी होता है, अगर आपको पता हो कि जहां पर सीमांत आगम सीमांत लागत के बराबर हो। अब सीमांत आपकी लागत तो गिवन है लेकिन आगम नहीं दिया है, तो इसको आप एक काम करो, पी को जो है इसको कन्वर्ट कर दो टी आर में, तो टी आर बराबर आपका P इंटू एक्स होता है। अब P का मान रख दो, तो आपके पास क्या हो जाएगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर और ब्रैकेट में इंटू एक्स हो जाएगा, तो आपका 16 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा। ये आपका टी आर फलन मिल गया।
अब टीआर फलन को अगर हम अवकलन कर देंगे तो सीमांत लागत फलन प्राप्त हो जाएगा। तो जब टीआर का अवकलन करेंगे तो 16 दूनी 32 एक्स माइनस 3 एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। तो लो एमआर भी हमको मिल गया। अब एमआर तथा एमसी की वैल्यू को हम यहाँ पर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन 16x होगा ना, जी टीआर 16x माइनस एक्स क्यूब टीआर 16 एक्स होगा ना। एक्स एक्स ओके ठीक है 16x तो ये आपका हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। ओके ये लो एमआर 16 हो जाएगा। ठीक है अब हम लोग क्या करते हैं कि इसकी जब वैल्यू को हम पुट करेंगे यहाँ पर mc की वैल्यू और mr की वैल्यू इस फंक्शन में पुट कर दो तो हमारे पास क्या हो जाएगा 16 माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू आपका 6 प्लस एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से अब आप x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लोगे तो माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 16 माइनस 6 इक्वल टू 0 तो माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 10 इक्वल टू 0। बताइए x का मान कितना आएगा, चाहे आप सीढ़ीधराचार लगाइए चाहे आप आपका फैक्टराइजेशन से अगर आपको आ जाए, जो भी मेथड से आपको आए बताइए मुझे x का मान कितना होगा यहाँ पर। x का मान क्या होगा, दो मेथड हैं, चाहे तो फैक्टराइजेशन आप कर लीजिए चाहे सीढ़ीधराचार मेथड आप लगाइए। सर एक 2 आएगा और एक 5/3 आएगा। दोनों पॉजिटिव हैं, x की वैल्यू एक पॉजिटिव होगी एक निगेटिव होगी, इट में बी पॉसिबल। यस सर -5/3। अच्छा तो x बराबर 2 है ना आपकी करेक्ट वैल्यू ना, नहीं -2, x बराबर -2 है, x बराबर -2 और x बराबर 5/3। x बराबर 5/2 ये कह रहे हो आप 5/3 से 5/3। ठीक है तो ये और आपकी -2। हाँ ये -2 है तो मतलब ये वैल्यू रियलिस्टिक नहीं है, जो इकोनॉमिक्स में इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगी। ये वैल्यू आपकी रियलिस्टिक है तो इसको अगर मैं 3 × 1 = 3 और 3 × 6 = 18 ठीक है 1.6 वैल्यू जो आपकी आ गई वो रियलिस्टिक वैल्यू आ गई। अगर इस वैल्यू को हम रख देंगे यहाँ पर, कहाँ पर, डिमांड फंक्शन में, तो मुझे प्राइस मिल जाएगा। रखो कितना आएगा, सर 13.4। 13.4। अब देखो कंज्यूमर सरप्लस निकालने की दोनों कंडीशन आपको पता हो गई। क्या कंज्यूमर सरप्लस निकालने का था कि मैंने कंज्यूमर सरप्लस आपको निकालने के लिए कंडीशन बताई थी, अगर आपको याद हो कि कंज्यूमर सरप्लस बराबर इंटीग्रेशन ठीक है 0 और x की दूसरी लिमिट थी 1.6। ठीक है आपका डिमांड फंक्शन, ये डिमांड फंक्शन है, देखिए x राइट साइड है, ठीक है वेरी गुड, तो यही हमको चाहिए था। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर डी, आपका इंटीग्रेशन डी एक्स के संदर्भ में आपको इंटीग्रेशन करना है, माइनस आपका प्राइस एंड क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करना है, तो यानी आपका 13.4 गुणे 1.6 कर दोगे। अब इसको अगर आप सॉल्व कर लोगे तो कंज्यूमर सरप्लस आप कैलकुलेट कर लोगे। अब बात आती है कि प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होगा, क्योंकि मैंने आपसे पूछा प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होगा, तो प्रोड्यूसर सरप्लस में आपका टोटल एक्सपेंड जो रेवेन्यू होगी वो तो यही रहेगी 13.4 गुणे 1.6, लेकिन
अब आपके पास क्या हो जाएगा कि इंटीग्रेशन करना है, मैंने कहा था एवरेज कॉस्ट फंक्शन को हमको करना होता है, ना कि हम मार्जिनल कॉस्ट को करेंगे। तो इस फलन को मुझे एवरेज कॉस्ट में कन्वर्ट करना है। तो इसको एवरेज कॉस्ट में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे? तो याद रखना कि इंटीग्रेशन, अगर सीमांत लागत फलन का इंटीग्रेशन कर दिया जाएगा x के सापेक्ष, तो वो टोटल कॉस्ट फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे डिफरेंशिएशन के अंतर्गत टीआर से हम एमआर आ जाते हैं, टीसी से हम एमसी आ जाते हैं, उसी तरह इंटीग्रेशन करने में हम नीचे से ऊपर यानी मार्जिनल कॉस्ट से हम टोटल कॉस्ट पे चले जाएंगे। तो चलिए, जब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं, इसका 6 प्लस एक्स का इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो 6x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो जाता। तो ये टोटल कॉस्ट फंक्शन मुझे मिल जाता है। अब टोटल कॉस्ट फंक्शन से मैं क्या आसानी से निकाल सकता हूं? एवरेज कॉस्ट फंक्शन निकाल सकता हूं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एवरेज कॉस्ट फंक्शन जो होगा वो सप्लाई फंक्शन के रूप में काम करता है। ठीक है, तो इस फलन को अगर मैं x से भाग दे दूं तो एवरेज कॉस्ट फंक्शन मुझे कैलकुलेट हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। तो यानी ए सी इक्वल टू टी सी बाई एक्स, और ये हमारे पास हो जाएगा 6 माइनस एक्स अपॉन 2। तो ये एवरेज कॉस्ट फंक्शन बन गया। अब यहां पर मैं रख देता हूं कि आपका क्या हो जाएगा, 6 माइनस एक्स अपॉन 2 आपका डी एक्स, और इसकी लोअर लिमिट आपकी है कितनी, देखो यहां पर आप देख सकते हो आपका 0, 1.6। ये प्रोड्यूसर सरप्लस का निकालने का तरीका या फार्मूला बन गया। ठीक है, तो इस तरह एग्जाम में जब कॉम्प्लिकेशंस जनरेट किए जाते हैं एग्जाम में, तो इस तरह का एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आपको हो सकता दिखाई पड़े, लेकिन दोनों मेथड आपको आने चाहिए। बहुत कॉन्सेप्चुअल है कि याद रखना, अवकलन जो होता है वो टीसी को मार्जिनल कॉस्ट में कन्वर्ट कर देता है, टीआर को मार्जिनल कॉस्ट में। ये अवकलन की विशेषता है। ठीक है, लेकिन समाकलन जो होता है आपका इंटीग्रेशन, वो मार्जिनल कॉस्ट को टोटल कॉस्ट में कन्वर्ट कर देता है, और मार्जिनल रेवेन्यू को आपका टोटल रेवेन्यू में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन का काम होता है। अब बताइए किसी को कोई समस्या?